देवेंद्र फडणवीस चाहते थे कि मैं उद्धव ठाकरे के बारे में झूठा आरोप उनके ऊपर करूं, उसका एफिडेविट बना के दूं कि उद्धव ठाकरे ने मेरे शासकीय निवास जो स्थान बम्बई में उनका है, वर्षा बंगले में बुलाया। मैं गृह मंत्री के नाते उनके बंगले में गया। जाने के बाद उद्धव ठाकरे जी ने मुझे बोला कि अनिल देशमुख, आप गृह मंत्री हो, हमारे मुंबई कारपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे 300 करोड़ रुपए आप जमा करके दो। ऐसा मैंने झूठा आरोप वो एफिडेविट द्वारा उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाना है। ये नंबर 1। नंबर 2 तो बहुत ही घिनौना आरोप था। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, उसने, आपको दिशा सेलियन के बारे में तो आपको बताऊंगा, जो जो फिल्म हीरो थे, उसका नाम सुशांत सिंह की वो दिशा सेलियन की प्रिय थी। जो आरोप मेरे को झूठा आरोप आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाने के लिए कहा था, उसमें ये कहा था कि आदित्य ठाकरे ने शराब पी और शराब पी के आदित्य ठाकरे ने दिशा सेलियन के ऊपर रेप किया, और जब दिशा सेलियन चिल्लाने लगी तो उसने दिशा सेलियन को बालकनी से ढकेल दिया, उसका खून किया। ऐसा मैंने एफिडेविट करके, झूठा एफिडेविट करके आदित्य ठाकरे के बारे में बताया। ऐसे बाद में ये थे, जस्ट अलाउ मी टू इंटरप्ट यू, ये जो मुद्दे आपको भेजे, ये 4 मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, तो क्या इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि आपको ऐसे ऐसे लिखकर और इस पे साइन करना है? उन्होंने बाकायदा पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा टाइप करके मेरे पास भेजे थे और उसको मुझे एफिडेविट करके देना था। उसी प्रकार जो हमारे उस टाइम के उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, उसके बारे में था। अजीत पवार के मुद्दे के बारे में, वो पॉइंट के बारे में तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि 6 महीने पहले अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने सरकार इकट्ठा मिलकर बनाई थी, और 6 महीने के बाद देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि अजीत पवार के ऊपर आप ऐसे इल्जाम करो कि अजीत पवार ने मुझे उनके दफ्तर में एज ए गृह मंत्री बुलाया, उनका बेटा जो था पार्थ पवार वो वहां पे बैठा था, और मुझे अजीत पवार ने बोला कि अनिल देशमुख, आप गृह मंत्री हो, आप और अपने को महाराष्ट्र में गुटखा लॉबी से पैसे जमा करना है, पार्थ ही काम देखेगा, तो आप गृह मंत्री के नाते उनको मदद करो। आप यकीन कर लीजिए, अजीत पवार ने 6 महीने पहले उनके साथ में सरकार बनाई, उसके ऊपर मुझे आरोप करने लगा। और आज उनके साथ में, आज वही अजीत पवार उनके साथ में सरकार में डिप्टी सीएम है, और चौथा आरोप और एक सहयोगी थे अनिल परब, उनके बारे में करने लगा। इस प्रकार के एफिडेविट मुझे करने के लिए उन्होंने बोला। जब मैंने उस पूरा पढ़ा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उनको बोला कि उनको फोन लगाओ, देवेंद्र फडणवीस को, उसने फोन लगा के दिया। गुस्से से मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि आपने बहुत ही ऊंची राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हो, इस प्रकार का एफिडेविट लगा के मैं हमारे जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार जो है उस टाइम के नेता, उनके ऊपर मुझे आप बोल रहे कि आरोप लगा के उनको झूठे आरोप में फंसाना। मैं बोला कि अनिल देशमुख ये एफिडेविट करेगा नहीं, आप लगे तो मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डालो, जिंदगी भर अनिल देशमुख जेल में जाएगा, लेकिन इस प्रकार से झूठे आरोप किसके ऊपर लगा गए। जिस दिन मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, इलू जी, जिस दिन मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे यहाँ पहली रेड सीबीआई की हुई। आप समझ लीजिए, पहली रेड नेक्स्ट डे, इमीडिएट नेक्स्ट डे। नहीं, लेकिन मिस्टर देशमुख, आपको क्या लगता है इंटेंशन क्या था? इंटेंशन सरकार गिराना था या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को पूरी तरह से खत्म कर देना? क्योंकि जो नाम आप बता रहे हो कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, अनिल परब, इन सबको खत्म करने का मतलब क्या था? देखिए, 2019 में हमारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आई थी। देवेंद्र फडणवीस बड़े बेचैन थे, तो उनका शुरू से प्लानिंग चालू था कि ये सरकार को किस प्रकार से गिराया जाए महाराष्ट्र में। तो उन्होंने उन्होंने सरकार गिराने के लिए मेरे को इस्तेमाल करने का उन्हें सोचा कि अनिल देशमुख को आरोप लगाओ परमवीर के जरिए और उनको तकलीफ में लाओ, ईडी सीबीआई लगाओ, फिर उनको अपन बोलेंगे कि भाई आप उद्धव जी के ऊपर आप झूठे आरोप करो, आदित्य के ऊपर झूठे आरोप करो। ये पहला उनका प्रयास था
कि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की सरकार थी, इनको गिराने का ये 3 साल पहले का पहला प्रयास देवेंद्र फडणवीस ने किया था, जो कामयाब नहीं हो सका। मैंने एफिडेविट साइन करने से इनकार कर दिया नहीं और उसके वजह से मुझे 14 महीना जेल में जाना पड़ा। झूठे आरोप मेरे ऊपर लगा के मुझे 14 महीना जेल में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस समय आप जिस समय जेल में थे, उस समय उसी पीरियड में संजय राउत भी आपको मिले और संजय राउत ने खुद ये बोला कि आपने उनसे ये बातें शेयर की थी। लेकिन जेल में आपको किस तरीके से क्या आपको लगता है कि आपको वाकई में प्रताड़ित किया गया जेल में? आपको आर्थर रोड जेल में रखा गया था। मैंने ये भी पढ़ा कहीं कि आपको उस जगह रखा गया था जहां पर अजमल कसाब को रखा गया था। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जेल में जब आर्थर रोड, मुंबई के आर्थर रोड जेल में मुझे जब रखा गया था, वहां पे जब बाहर हम जाते थे वकील को मिलने वगैरह, तो संजय राउत साहब हमेशा वहां पे मिलते थे हमको, हमेशा हमारी उनसे बातचीत होती थी। उनको भी मैंने ये किस्से बताए सब वहां पे जेल में। लेकिन मुझे जिस बैरेक नंबर 12 में रखा गया था, आपको पता है जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जब मुंबई के ऊपर अटैक किया था और अजमल कसाब को जब अरेस्ट कर लिया गया था, तो अजमल कसाब को जिस बैरक में रखा गया था वो बड़ा प्रोटेक्टेड बैरक था, ताकि उसको इस ढंग से बनाया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से समझो हल्ला होता है तो या बम डाले जाते हैं कि अजमल कसाब को मारने के लिए, तो उसको कोई क्षति न पहुंचे। उसके लिए जो बैरक था वो अलग से बनाया था और पूरा बैरक जो है उसको 1 इंच चादर से पूरा ढका हुआ था, ताकि पाकिस्तान के लोग आके उन्होंने बम भी डाला उसके ऊपर तो उसको कुछ हो नहीं पाएगा, या उसको भगाने की कोशिश किया तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस प्रकार का बैरक था जहां पे ना वेंटिलेशन था ना कुछ था, 24 घंटा लाइटें जली रहती थी। ऐसे बैरक में जिसमें अजमल कसाब को रखा गया था, वहां पे मुझे 14 महीने उस बैरक में रखा गया। नहीं, लेकिन अब आपने जब ये खुलासे किए हैं तो आपको अब डर नहीं लग रहा है कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि ये आपने एक बड़ा रिस्क लिया है इन बातों को, इसका खुलासा करके, और इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या किस बात का अब आपको डर है? मुझे बताइए कि जिस हिसाब से 14 महीने मुझे तकलीफ दिया, इतनी ज्यादा तकलीफ दिया कि मेरी बीबी, आज आपको मैं बताता हूं कि वो उसको कैंसर हो गया है सोच के। हमारी पूरी फैमिली को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, मेरे बेटे, हमारी बहुएं, हमारी लड़की, पूरे फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया। और मुझे पता कि इससे ज्यादा और क्या तकलीफ दे सकते हैं। अब एक ही है, सिर्फ मुझे फांसी, किसी और कोई तकलीफ नहीं दे सकते हो। फांसी सिर्फ अनिल देशमुख को दे सकते हैं, या किसी झूठे मामले में और फैब्रिकेटेड मामले में मुझे फंसा सकते हैं, या फांसी देना पड़ेगा। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? उनके साथ क्या किया है? मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या क्या किया है, किसके किसके साथ क्या क्या किया है। आपको बताऊं, मैं एक बार, मेरा जो बेटा है अलग से रहता है एक फ्लैट में, उसकी बीवी और मेरा बेटा जब बाहर गए थे दोनों भी, उस टाइम मेरी जो नाती है वो 6 साल की है, वो घर में थी और दो मेड गवर्नमेंट घर में थी। एजेंसी वाले मेरे बेटे के घर में गए, उन्होंने पूछा कि कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मेम साहब और साहब दोनों भी बाहर गए। तो उन्होंने, वहां 6 साल की बच्ची थी, एक महिला पुलिस के हाथ से उन्होंने एक कैडबरी का चॉकलेट मंगवाया, और कैडबरी का चॉकलेट वो बच्ची को, 6 साल की बच्ची को बता के उसके बाजू के रूम में 2 महिलाएं ले गई और 6 साल के बच्ची से करीबन 20 मिनट उन्होंने इंट्रोगेशन किया, उनको सवाल पूछे। कैडबरी चॉकलेट का 6 साल की बच्ची को भी इन्होंने छोड़ा नहीं। तो क्या उस बच्चे से क्या सवाल पूछा? क्या उगलवाना चाह रहे थे उस बच्चे से? सवाल जो हमने उनसे, बेटी से पूछा छोटी से, वो विचार किया तो बोले कुछ फोटोज मुझे बता रहे थे, ये आदमी को आपने देखा क्या, ये आदमी को आपने देखा क्या। अब 6 साल की बच्ची को इन्होंने छोड़ा नहीं, कैडबरी चॉकलेट का बता के उसको इंट्रोगेट करने की कोशिश किया। लेकिन मिस्टर फडणवीस ने कल भी कहा कि मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं और समय आने पर मैं ये सारे वीडियोस रिलीज करूंगा। क्या वीडियोस हो सकते हैं, और क्या वो आपके खिलाफ भी कोई सबूत है उनके पास? मैंने उनको खुला आह्वान किया है कि उनके पास जो भी कुछ मेरे खिलाफ में वीडियोस है, उन्होंने लोगों के सामने लाना चाहिए।
लेकिन एक सवाल जो मिस्टर देशमुख लोग पूछेंगे कि आपको 3 साल 2021 में आपको जेल में डाला गया, उसके बाद जब आप जेल से बाहर आए, ये बातें तब सामने नहीं आई थी। अब जबकि महाराष्ट्र में चुनाव है, 2 महीने बाद, 2 या 2.5 महीने बाद चुनाव है, उस समय ये आरोप और प्रत्यारोप का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो लोग ये कहेंगे कि ये तो राजनीतिक छींटाकशी है। और इसका लेकिन फिर आप जवाब कैसे देंगे? उसकी एक वजह भी थी, मैं वजह आपको कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगी, लेकिन एक हमारे यहाँ के जो एक शाह मानव साहब है महाराष्ट्र के, जो अंधश्रद्धा के ऊपर बहुत अच्छा काम कई सालों से कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, जो मैंने बताया कि एफिडेविट में क्या क्या लिखा था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का जिक्र करने के बाद में सब न्यूज में वो बातें शाह मानव साहब की चालू हो गई कि उन्होंने इस प्रकार का एफिडेविट के बारे में जिक्र किया। नहीं, मेरा जो आपसे सवाल है मिस्टर देशमुख कि जो ये शाह मानव जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनके पास ये सारे एफिडेविट्स के डिटेल्स कैसे आए? उन्होंने इसका खुलासा कैसे किया? क्या आपने उनको बताया था? मेरी बीच में एक प्रोग्राम था हमारे देश पांडे हॉल है नागपुर में, उसमें एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मैंने एफिडेविट के बारे में जिक्र मेरे भाषण में किया था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में उन्होंने जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मुझे पूछा कि भाई एफिडेविट क्या है, तो मैं उनको बोला था कि भैया कॉन्फिडेंशियल करके मैं आपको बताता हूँ, अभी इसको मुझे लोगों के सामने नहीं लाना, लेकिन कॉन्फिडेंस में उनको मैंने बताया था कि ये 4 मुद्दे इस प्रकार से है। Allow me to interrupt you. आपने कहा कि आपने एक पब्लिक प्रोग्राम में इस एफिडेविट का जिक्र किया, उसके बाद आपने शाह मानव को डिटेल में बताया, तो पब्लिक में आपने डिस्क्लोज क्यों किया? अगर आपको कॉन्फिडेंशियल पब्लिक में मैं तो हमेशा पब्लिक में मैं तो 1 साल से बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डालाते हैं, तो 1 साल से पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हूँ, लेकिन वो एफिडेविट में क्या मुद्दे थे उसके बारे में मैं कभी जिक्र नहीं किया। एफिडेविट के बारे में तो 1 साल से पब्लिक मीटिंग में 50,000 के लोगों के सामने मैंने जिक्र किया कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे, हमारे जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इनको आरोप लगाने के लिए मेरे ऊपर दबाव इन्होंने डाला था कि इनको आरोप लगाओ, ऐसा एफिडेविट करके दो और आपको हम पूरी मदद करेंगे। ये तो जाहिर सभा में मैंने बोला। मिस्टर देशमुख, जो स्पेसिफिक आरोप हैं, क्या आप इन आरोपों का खुलासा करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जब सही समय आएगा तभी मैं इन आरोपों के बारे में बात करूंगा? विच इज योर राइट, विच इज योर प्रेरोगेटिव, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि वर यू वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट? एक वजह है, आपको 15-20 दिन के बाद में पता चलेगी कि किसके लिए मैं इंतजार कर रहा था। अच्छा, ये भी एक पेच है। बिल्कुल। तो ये ऐसा मैं नहीं चाहता था कि मैं पर्टिकुलर वजह थी। बात बताएंगे तो 20 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि आप 20 दिन के बाद वो बात बताएंगे? मैं इस दिन अभी आपको कैसे बता सकता हूँ? आप लगे तो मैं आपको फोन करके बताऊंगा इलू जी कि आपको मैंने बताया था 20 दिन या महीना जो भी है, मैं आपको फोन करके बताऊंगा। मैंने आपको कि 1 महीने जो भी आए कि 1 महीने के अंदर मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि क्यों मैं इसके लिए वेट कर रहा था। मैं इस चीज के लिए आपके ऊपर दबाव नहीं डालूंगी कि नहीं आप क्यों वेट कर रहे थे, लेकिन मेरा ये सवाल बनता था कि आपसे मैं ये बात पूछूं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या फिर उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे या फिर अजीत पवार, अब इन सबको इस एपिसोड का क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल चीज है और बहुत नेचुरल सवाल है कि भाई ठीक है, जो मेरे साथ हुआ तो वो हुआ, वो एक पास्ट की चीज थी, आप जेल गए, जेल से बाहर आ गए, लेकिन अब इसका राजनीतिक फायदा उठाने का समय आ गया है। क्या अब वो इंटेंशन? मेरे को इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाना नहीं। मैं जो 14 महीने भुगता हूं, जो मेरी फैमिली भुगती है 2 साल, ये मैं नहीं भूल सकता हूं। इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं। मैं चाहता था कि जनता के सामने आना चाहिए सही ढंग से। आपको एक चीज और बोलना भूल गया कि जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, परमवीर सिंह ने, उसको जब कोर्ट में बुलाया गया, जस्टिस चांदीवाल के सामने जब बुलाया गया कोर्ट में, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाए उसको जब कोर्ट में बुलाया गया, पहला समन भेजा नहीं आया, दूसरा समन भेजा नहीं आया कोर्ट में,
तीसरा भेजा, 6 समन भेजने के बाद भी कोर्ट में नहीं आया। फिर कोर्ट ने, जस्टिस चांदीवाल ने पकड़ वारंट निकाला, उसका अरेस्ट वारंट निकाला। अरेस्ट वारंट निकालने के बाद में परमवीर सिंह प्रदेश भाग गया। और मुझे एक बताइए, जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जब कोर्ट में उसको बुलाया जाता है तो उसने तो खुशी से आना चाहिए बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल हाजिर हूं मैं करके, और मैं बयान दूंगा अनिल देशमुख के खिलाफ में उन्होंने क्या किया करके। आपने परमवीर सिंह का वहां कोर्ट में आए नहीं और प्रदेश भाग गया, और वहां से उसने एफिडेविट किया परमवीर सिंह ने। परमवीर सिंह ने अपने वकील के जरिए एफिडेविट कोर्ट में किया जस्टिस चांदीवाल के सामने। वो एफिडेविट में उसमें लिखा कि मैंने अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाए उसके कोई सबूत मेरे पास नहीं। नंबर 1, मैंने जो अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाया वो आरोप मैंने हियरसे के ऊपर लगाया, सुनी सुनाई बातों की, और मैंने अनिल देशमुख के आरोप लगाया। और करके जब जो जजमेंट बाहर आया जस्टिस चांदीवाल साहब का, उसमें लिखा है कि इसमें अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए उसका कोई तथ्य नहीं, उसमें कोई सबूत नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, हियरसे के ऊपर आरोप किए गए। हाईकोर्ट ने भी जब मुझे बेल देते हुए बहुत अच्छे ऑर्डर दिया, और जो सचिन वजह था जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, उसने तो जस्टिस चांदीवाल के सामने मैं कबूल कर दिया कि अनिल देशमुख ने कभी मुझे बार वालों से पैसे वसूल करने के लिए कभी नहीं कहा था। ना अनिल देशमुख ने कहा था, ना उनके पीए ने कहा था, ना किसने कहा था। वो जज के सामने, जस्टिस चांदीवाल साहब के सामने उसने अपना स्टेटमेंट दिया। नहीं, आपकी क्या परमवीर सिंह से कभी इस बीच में बात हुई, आप जेल से आने के बाद, या कभी उन्होंने आपको संपर्क किया, कभी भी आप उनके कांटेक्ट में आए? कहाँ है इस समय परमवीर सिंह? अभी खुदा को मालूम कहाँ है। तो या बम्बई में रहते होंगे, बाहर कभी एयरपोर्ट में मिले, ऐसा मिले, कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो कभी ऐसे आदमी से मिलना भी नहीं चाहता मैं। लेकिन पूरी जो स्टोरी है अब बिल्कुल पानी की तरह साफ लग रही है। एक चीज आपको बताना चाहिए इलू जी, मेरे ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगाया ईडी ने, परमवीर ने 100 करोड़ का। जब ईडी ने पूरी 7-8 महीना पूरी इंक्वायरी किया, उसके बाद में जो चार्जशीट मेरे खिलाफ में जो हाईकोर्ट में दायर किया ईडी ने, आरोप 100 करोड़ का, और ईडी ने चार्जशीट दायर की 1 करोड़ 71 लाख की, 1.71 करोड़। और कोर्ट ने जब उनको पूछा कि 1.71 करोड़ आपने यहां लिखा है, इसका कोई सबूत है क्या, तो वो भी सबूत उनके पास में नहीं थे, करके मुझे तुरंत हाईकोर्ट ने बेल दे दी। 100 करोड़ से शुरुआत हुई है, और चार्जशीट, ईडी की चार्जशीट कोर्ट में, हाईकोर्ट में 1.71 करोड़। लेकिन आपने इतनी बड़ी कीमत चुकाई सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देवेंद्र फडणवीस के कहने में नहीं आना चाह रहे थे? आपको लगा कि आपकी कॉन्शियंस आपको नहीं अलाउ करती कि आप उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाएं, या फिर आदित्य ठाकरे के खिलाफ जाएं, या अजीत पवार या अनिल परब के खिलाफ जाएं, और आपको इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। अब जो भी चीज आपके साथ हुई है, आज अगर मैं आपसे एक व्यक्ति जिसके बारे में पूछूं कि वो कौन जिम्मेदार है, आपके साथ जो भी हुआ, वो कौन है वो व्यक्ति, कौन अकाउंटेबल? ये पूरे जो एपिसोड हुआ, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार, जिसने इतनी महाराष्ट्र में इतनी ऊंची राजनीति करने की कोशिश की। महाराष्ट्र ने कभी इतनी नीची राजनीति, इतने नीचे स्तर पे जाके कभी राजनीति नहीं हुई, इतनी ऊंची राजनीति कभी महाराष्ट्र में नहीं हुई। किसी के बच्चों को, उद्धव ठाकरे के बच्चों को जिस प्रकार से मैं आरोप लगाता था, आज उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे जेल में रहता। इस प्रकार की ऊंची राजनीति कभी नहीं, और इस प्रकार की ऊंची राजनीति देवेंद्र फडणवीस ने की है। लेकिन इस बीच में उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़ा भी गया, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? अब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उद्धव ठाकरे के जो विधायक थे उनको खरीदा गया, एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और इसका खुद ने, देवेंद्र फडणवीस ने खुद अपने इंटरव्यू बोला कि हाँ, मैंने इनके विधायक को मैंने तोड़ा है करके, इनके पास से खुद के इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया कि उद्धव ठाकरे के विधायक को मैंने उनसे दोजी से तोड़ा है करके। एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपया दिया गया, उनके विधायक को तोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूं, हमारी उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार जो
बनी थी 2019 में, उसको गिराने का पहला प्रयास मेरे ऊपर हुआ, वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद में दूसरा प्रयास उन्होंने किया एकनाथ शिंदे के ऊपर, वो कामयाब हुआ। तीसरा प्रयास उन्होंने किया अजित पवार के ऊपर, वो भी कामयाब हुआ। लेकिन मेरे ऊपर जो पहला प्रयास हुआ था 3 साल पहले, मैं एवॉइड कर देता हुआ देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से, तो सरकार उसी टाइम गिरती थी 3 साल पहले। और ये उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे, बच्चा है बेचारा, ये सब तकलीफ बहुत रह रहे थे, जेल में रहते। इस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में हुई है। लेकिन अनिल देशमुख जी, अब आपको डर नहीं लगता कि ठीक है, द वर्स्ट हैज हैपेंड टू यू, लेकिन इससे ज्यादा और बुरा बीजेपी क्या कर सकती है? हो सकता है मुझे और... लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या बीजेपी छोड़ेगी? क्या आदित्य ठाकरे को बीजेपी छोड़ेगी, या अनिल परब को छोड़ेगी, या अजित पवार को? अब खैर अजित पवार तो उनके साथ ही है। कैसा है कि जो मेरे को जो तकलीफ दिया गया, इससे और ज्यादा क्या तकलीफ दे सकते? मैं तभी बोला है कि एक आधी और फैब्रिकेटेड केस मेरे खिलाफ में खड़ा करके फिर से मुझे जेल में डालेंगे या फांसी देंगे। लेकिन अब जब चुनाव पास आ रहा है, आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके के प्रिकॉशन वाकई में लेने चाहिए इतने बड़े बड़े खुलासे करने के बाद? और ऊपर से देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास भी वायरल है, कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं उनको दिखाऊंगा जब समय आएगा। जब इस तरीके की बातें हो जाती हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जान को खतरा है, या महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के कुछ नेता हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है? ये लोग कोई भी स्टेज पे जा सकते, कोई भी स्टेज पे जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले बोला कि इससे ज्यादा मुझे और क्या तकलीफ दे सकते हैं? और एक आधे केस में, फैब्रिकेटेड केस में मुझे फंसा के फिर से जेल में डालेंगे या फांसी देंगे। आपने जिस बिचौलिए का नाम लिया था, मैं चाहती हूं कि उसके बारे में भी अगर आप 2-3 लाइंस बताएं, क्योंकि आपने कहा कि आज पहली बार आपने इंटरव्यू में उस व्यक्ति का नाम लिया है जो कि देवेंद्र फडणवीस का बिचौलिया था, जो आपके पास आया था वो 4 मुद्दे लेकर। जी यूलू जी, आज पहली बार आपके इंटरव्यू में मैंने उसका नाम लिया। कई चैनल ने मुझे पूछा, मैं बोला ठीक है, सही वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन आपने जिस ढंग से मुझे पूछा, मैं सोचा कि उसका नाम आज आपके इंटरव्यू में बताना ही चाहिए। उसका नाम भी मैंने आपको बताया, समीत कदम। और आप उसको कई बार मिले हैं, और आप उसको कई बार मेरे सरकारी दफ्तर पे मेरे कई बार आया, उसका मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा। ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल देशमुख जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, एंड यू स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू।